मेरा नाम परिधि है। मेरी शादी होने जा रही थी। हर लड़की के लिए शादी का दिन बहुत खुशहाल होता है, लेकिन मुझे तो अपनी शादी होने पर सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी या मेरी इस शादी की मर्जी नहीं थी, मगर बात तो कुछ और ही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मेरे पति के सामने खुलकर आ जाए। इसी वजह से मैं शादी करने से इनकार कर रही थी। लेकिन जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी, वह मुझे बहुत पसंद करता था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे मेरे कॉलेज में ही कर दिया था। मुझे भी वह धीरे धीरे पसंद आने लगा था। अब जब उसने मेरे लिए शादी का स्टैंड ले लिया, तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन मैं कुछ भी करके उससे अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं कर सकती थी। मैंने कई बार उससे इस शादी को टालने के लिए कहा था, मगर वह मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। मेरे पति ने भी बड़ी मुश्किलों से मुझे हासिल किया था। वह मुझे टूटक चाहता था। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद उसका दिल टूट जाए, वह मुझसे नफरत करने लगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके साथ शादी के बंधन में बनकी सेंक गई। अब मुझे डर था तो सिर्फ अपनी सच्चाई खुलने का था। मैं दुल्हन बनी हुई अपने पति के कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि काश आज कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से मेरा पति मेरे करीब ना आ सके, क्योंकि मैं लोगों के सामने अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकती थी। मेरे पति के घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मेरे साथ बातचीत की, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया, मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आया, तो फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। और फिर धीरे धीरे मेरा राज खुलकर उसके साथ सामने आने लगा। क्योंकि मैं तो 2 साल पहले की बात है, जब मेरी पूरी फैमिली मेरे मामा के यहाँ शादी में जा रही थी। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इन दिनों मेरा शादी में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। मैं वैसे भी अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा से ही बहुत सीरियस रही थी। यही वजह थी कि हर बार मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मेरे कॉलेज के सारे ही टीचर्स मेरी तारीफ किया करते थे, और मेरी इसी तारीफ से मेरे मम्मी पापा भी बहुत इम्प्रेस थे। मेरे 3 भाई थे और मैं अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जवान हो रही थी। मेरे रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन मेरे पापा ने अभी मेरा कोई रिश्ता नहीं लिया था, क्योंकि मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे आगे पढ़ने की छूट दी हुई थी। मेरे घर में रोक टोक वाला माहौल नहीं था। मैं शुरू से ही अपने घर वालों की लाडली रही थी। मेरे एक भैया तो शादी करने के बाद दिल्ली चले गए थे, और वह भाभी को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो गए थे। वह अब कभी कभी हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे बाकी के 2 भाइयों की भी शादी हो चुकी थी, और दोनों भाभियां हम लोगों के साथ ही रहती थीं। घर से सब लोग शादी में जाने के लिए निकल चुके थे। मुझसे मेरे बड़े भैया ने कहा था कि अच्छी तरह से घर के दरवाजे को बंद कर लेना। मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था। सुबह 11:100 बजे का टाइम हो रहा था। सब लोग शादी के फंक्शन से रात को 11 बजे तक आने वाले थे। एक दिन के लिए तो मैं अपने घर में अकेले रुक जाती थी। वैसे मेरे घर वालों का दिल नहीं मान रहा था मुझे घर में अकेला छोड़कर जाने का, मगर मैंने उन लोगों को तसल्ली दिलाई कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ। आप लोग अगर घर से चले जाएंगे तो मैं अकेले सारा दिन पढ़ाई करती रहूंगी। इस तरह मेरी पढ़ाई भी अच्छी होगी और मैं घर के 2-3 काम भी कर लूंगी। सिर्फ रात तक की ही तो बात है, मैं अकेली रह सकती हूँ। आप लोग मेरी फिक्र ना करें और आराम से जाकर शादी एंजॉय करें। अब मैं घर में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मेरे पास मोबाइल भी था। जैसे ही मेरे घर के सब लोग घर से निकल गए, उसके 10 मिनट बाद ही पापा का फोन आ गया था, और वह पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो, घर को अच्छे से लॉक कर लिया है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। मैंने पापा से कहा था कि पापा आप लोग बेफिक्र रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि घर के अंदर बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। पापा ने फोन कट कर दिया था। 1 घंटे बाद वो लोग मामा जी के यहाँ पहुँच गए थे। तो फिर उन लोगों ने मुझे दोबारा से कॉल की और मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने कहा अब ऐसे आप लोग बार बार मुझे कॉल करते रहेंगे
तो ना तो मैं पढ़ाई कर सकूंगी और ना ही आप लोग शादी एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए आप लोग शादी पर ध्यान दें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को फ़ोन कर दूंगी। मेरे कई बार समझाने पर मेरे घर वालों के फ़ोन आना बंद हुए थे, वरना हर आधे घंटे बाद मेरे पास किसी ना किसी की कॉल आ रही थी, क्योंकि सबको मेरी बहुत फिक्र हो रही थी और उन लोगों के फ़ोन कॉल्स की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई की वजह से ही तो शादी में नहीं जा सकी थी। फिलहाल मैंने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया था। शाम के 5 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए चली गई। उसके बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई थी। वक्त इसी तरह से गुजर गया था। टाइम काफ़ी हो चुका था। धीरे धीरे दिन ढल गया था और थोड़ी थोड़ी रात होनी शुरू हो गई थी। रात के लगभग 7:20 बज रहे थे। जब मैं अपने कमरे में थी, तब ये अचानक मुझे छत पर किसी के कूदने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई थी कि छत पर कौन आया है। फिर मुझे याद आया कि छत पर शायद बिल्ली होगी, वही कूदी होगी। मुझे इतना घबराना नहीं चाहिए, लेकिन घबराना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। मैं अपनी बुक्स खोलकर दोबारा से अपनी पढ़ाई करने में बिजी हो गई थी, जब अचानक मुझे कमरे के बाहर किसी की आहट महसूस हुई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा था। धीमे धीमे कदमों से चलती हुई जब मैं अपने कमरे के बाहर गई, तो देखा कि मुझे घर के अंदर किसी की परछाई नजर आई थी। मैं डर गई थी। मैंने आवाज़ लगाई कि कौन है वहां पर, मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। मैं डरते हुए वापस अपने कमरे में आ गई थी और अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। लेकिन मेरा ध्यान बार बार आंगन में उस परछाई पर ही जा रहा था जो मुझे दिखाई दी थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि कोई मेरे कमरे में आ गया था। यह एक जवान लड़का था। इसको देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे आए? अब रात के 8 बज चुके थे और यह इंसान ना जाने कौन था, घर के अंदर क्या कर रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसको देखकर मैं बहुत डर गई थी और घबराहट की वजह से मेरे पसीने छूट रहे थे। वो लड़का अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं बार बार उसे कह रही थी कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? मैं शोर मचाने लगी थी, जब उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने कहा, तुम्हारे घर में जो अलमारी है उसकी तिजोरी की चाबी, मुझे 2 चाबी ज़रूर तुम्हारे पास होगी। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वह चोर है और हमारे घर में चोरी करने के लिए आया है। मेरा तो शार डर की वजह से थर-थर कांपना शुरू हो गया था और बस मैं बार बार यही सोच रही थी कि जल्दी से मेरे घर वाले आ जाएं और मुझे इस इंसान से छुड़ा लें। मगर वह बार बार मुझसे यही कह रहा था कि घर में जो भी कीमती सामान है मुझे निकाल कर दे दो। मैं ऐसे कैसे उसे कुछ भी दे सकती थी? मेरे पापा और भाइयों ने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए कुछ सेविंग्स करके रखी थी, जो उन्होंने बैंक में नहीं बल्कि घर में ही की हुई थी। और मेरी शादी का कुछ जेवर था, मेरी भाभीयों का जेवर भी मेरी मम्मी की अलमारी की उस तिजोरी में रखा हुआ रहता था। उस तिजोरी का ताला हर किसी से नहीं खुल सकता था। वो अलमारी दूसरे कमरे में रखी हुई थी। वो चोर जब छत से नीचे आया था तो मेरे मम्मी पापा के कमरे के अंदर गया था और इसने ताला खोलने की बहुत कोशिश की थी। तभी यह मेरे पास आया और यह बार बार मुझ पर जोर डाल रहा था कि मैं तिजोरी का ताला खोल दूं। मैंने उसे मना किया कि मेरे पास चाबी नहीं है, तो वह कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम इसी घर की लड़की हो और तुम्हें घर के बारे में सब कुछ पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। मैंने कहा, मेरे घर के सारे लोग शादी में गए हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह अपने साथ ले गए हैं। उसने जल्दी से चाकू मेरी गर्दन पर रख दिया और कहने लगा कि अब बताओ, चाबी किसके पास है? मैं उसकी बात सुनकर डर गई थी, मगर मेरी उसे चाबी देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने चोरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, मगर मेरी मदद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। वह कहने लगा कि अब मैं जानता हूं तुम इस घर में अकेली हो, क्योंकि कई दिनों से मेरी इस घर पर नज़र थी।
आज जब मुझे पता चला कि इस घर के लोग शादी में गए हुए हैं, घर पूरी तरह से खाली नहीं है। तुम शादी में नहीं गई हो। मैं दिन दहाड़े चोरी करने नहीं आ सकता था, इसीलिए अभी आया हूं, ताकि मुझे तुम्हारी छत से नीचे कूदते हुए कोई देख ना सके। तुम्हारे घर पर मेरी कई दिनों से नजर थी। तुम्हारे घर और घरवालों की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ही मैं यहां पर आया हूं। अब इससे पहले तुम्हारे घर वाले आ जाएं, जल्दी से मेरा काम कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने चाकू मेरी गर्दन पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, और अब मेरे पास तिजोरी का ताला खोलने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। तिजोरी का ताला मैंने उसे खोलकर दे दिया था। उसने अपना बैग खोला और सारा जेवर, रुपया, पैसा सब कुछ उसमें डाल रहा था। उसका ध्यान इसी काम में लगा हुआ था। जब मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और मैं पुलिस को कॉल करने लगी थी, उसने मेरे हाथ में जब मोबाइल देखा तो फौरन ही पलटकर वह मेरी तरफ आया और उसने मेरा मोबाइल एक ही झटके में उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जमीन पर मोबाइल गिरने से मेरा मोबाइल टूट चुका था। मैं रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज ये सब मत करो, ये सब कुछ मेरे पापा और दोनों भाइयों की कमाई है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह मेरे करीब आया और कहने लगा कि चोरी तो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लूट कर रहूंगा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत होने के साथ साथ तुम बहुत समझदार भी हो। बहुत दिनों से मैं इस घर के पीछे पड़ा हुआ था। अब आज मुझे यहाँ पर चोरी करने का मौका मिला है, तो मैं इतनी आसानी से चोरी करके यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब मेरी आंखों के सामने इतनी खूबसूरत लड़की है तो मैं इसके भी मजे लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अचानक मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसने कहा, तुम पुलिस को फोन करने जा रही थी, तुम नहीं जानती कि मैं कितना शातिर हूं और यहां पर पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं। तुम क्या, तुम्हारा पूरा परिवार भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हाथ जोड़कर और रो रोकर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार उसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो लेना है ले जाओ, मगर मेरी जान या मेरी इज्जत के साथ कुछ मत करना। मैं शोर भी नहीं मचा सकती थी क्योंकि उसके हाथ में चाकू था और वह किसी भी वक्त उससे मुझ पर वार कर सकता था। मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भगवान से दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी, मेरे घर वाले जल्दी आ जाएं, लेकिन अभी तक कोई भी वापस नहीं आया था। उसने सारा सामान अपने बैग में भर लिया था। उसके बाद वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम सारा सामान तो ले चुके हो, अब मुझसे क्या चाहते हो। तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी इज्जत चाहता हूं। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद मैं इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे छोड़कर जा सकता हूं, और फिर ऐसी लड़की को जो घर में अकेली हो। मैं रो रो कर उसके आगे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर वही हुआ जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उसने चाकू की नोक पर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन इस दौरान मैं उसका चेहरा देख चुकी थी, क्योंकि जब वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो मैं उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं घर से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे मजबूती से दबोचा हुआ था और हाथापाई के दौरान उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क उसके चेहरे से हट गया था और मुझे उसका चेहरा नजर आया था। इस इंसान को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, मगर यह मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका था और मेरे घर से चोरी भी करके ले गया था। वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते को वापस हो गया था। दरअसल यह चोर छत से छलांग लगा गाता हुआ आया था। उस समय मुझे लग रहा था कि बिल्ली है, जबकि बिल्ली नहीं थी। वह यही इंसान था जो आया तो चोरी करने के इरादे से था, लेकिन साथ साथ मेरी इज्जत भी खराब करके जा चुका था। मैं अपनी किस्मत को बुरी तरह से रो रही थी। यह दिन मेरे लिए सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि घर में अकेले रुकने का नतीजा भी मेरे लिए इतना खतरनाक हो सकता है। मेरे पापा और भाइयों की जुड़ी कटी मेहनत की कमाई भी जा चुकी थी और साथ साथ मेरी इज्जत भी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि घर पर सब लोग आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी।
मैंने जल्दी से अपनी हालत ठीक की जबकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही थी और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मुझसे जमीन पर पैर भी नहीं रखा जा रहा था क्योंकि वह एक दरिंदा था और मेरे साथ दरिंदगी करके गया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी जब अचानक घर का दरवाज़ा बजा। मैं फिर से डर गई थी, मगर फिर काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजता रहा और फिर मुझे अपने भाइयों की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई थी। मैं जल्दी से खुद को ठीक करके दरवाजे तक पहुंची। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे। मेरा किसी से भी बात करने को मन नहीं कर रहा था। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और ना ही यह बताया था कि हमारे घर में चोरी हो गई है, क्योंकि पहले ही मेरी इज्जत खराब हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अगर सबको यह बात पता चली तो मेरे माँ बाप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ऐसे मेरे किरदार पर कीचड़ भी उछल सकती है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और हम लोगों का मुंह नहीं रोक सकते। मैं समाज के लोगों का अच्छी तरह से जानती हूँ। इस समाज में लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उसे गलत ठहराया जाता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा की इज्जत रौन दी जाए, इसलिए मेरे लिए खामोश रहना ही बेहतर था। अलमारी की तिजोरी और अलमारी को मैंने ठीक से बंद कर दिया था। घर की हालत भी मैंने ठीक कर दी थी ताकि किसी को यह ना लगे कि घर में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद था, और ना ही किसी को चोरी का शक हो। मैं सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मगर मैं से बहुत तकलीफ में थी। मेरी भाभी ने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, भाभी हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है। टेंशन की वजह से पहले ही मेरा शरीर गर्म हो रहा था। मेरी मम्मी ने जब मेरा शरीर छूकर देखा तो कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें तो डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मेडिसिन ले चुकी हूँ। मम्मी कहने लगी कि आज तुमने ज्यादा पढ़ाई की होगी, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मैंने मम्मी को कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, तो वह मेरी तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने उन लोगों से ज्यादा कोई फालतू बात नहीं की थी, जबकि मेरा बदलता हुआ बिहेवियर देखकर वह लोग भी परेशान हो रहे थे। घर के बाकी सब लोग भी थकन से चूर हो रहे थे, इसीलिए सब लोग अपने 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 कमरे में जाकर सो गए थे, जबकि मैं अपने कमरे में आ गई थी और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सबको सच्चाई के बारे में कैसे बताऊं। मैं अपनी इज्जत वाली बात सबसे छुपा सकती थी, मगर जो सामान चोरी हो चुका है वह बात में किसी से भी नहीं छुपा सकती थी। वह तो एक ना एक दिन खुलकर सबके सामने आ ही जानी थी। बस मुझे इसी बात की टेंशन हो रही थी। सारी रात मेरी तबीयत खराब रही थी। मेरा सुबह एग्जाम था। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं आज एग्जाम दूं। सारी रात मुझे रोते रोते नींद नहीं आई थी। मुझे अपने कॉलेज जाना था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, और अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो सबको शक हो जाता। सब मुझसे सवाल करने लगते कि आखिर कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो। इसलिए मैं कॉलेज के टाइम पर रेडी हुई और अपने कॉलेज के लिए निकलने लगी। मम्मी तो सवेरे ही उठ जाती थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम सारी रात सोई नहीं हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा है। मम्मी कहने लगी कि अपनी पढ़ाई के लिए तुम इतनी सीरियस क्यों हो? तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मम्मी से कहने लगी कि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा, नाश्ता करके तो जाओ। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भूख नहीं लग रही है। मम्मी कहने लगी कि रात तुम इतनी जल्दी अपने कमरे में चली गई थी कि मुझे तुमसे पूछने की भी फुर्सत नहीं रही। रात तुमने खाना ठीक से खा लिया था या नहीं? मैंने मम्मी से यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रात भी मैंने ठीक से खाना खा लिया था। अभी भी मैं नाश्ता कर लेती, मगर मेरा नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है। मैं कॉलेज से ही कुछ लेकर खा लूंगी। अपनी मम्मी को तसल्ली दिलाकर मैं घर से निकल आई थी, मगर बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कॉलेज जब पहुंची तो अपनी फ्रेंड से बात करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, जबकि वह बार बार मुझसे बात कर रही थी।
मैं बहुत खामोश खामोश सी हो गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बार बार वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, जब उस दरिंदे ने मेरे साथ गलत किया था। और बस मुझे यही टेंशन थी कि अगर अब सब लोगों के सामने यह बात खुलकर आ गई तो क्या होगा। पता नहीं कोई मेरी बात पर यकीन करेगा भी या नहीं। इसी टेंशन की वजह से मैंने अपना एग्जाम भी ठीक से नहीं दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पर लगा रहता था। मैं जब घर में आती तो बहुत खामोश रहती थी। इस बात को लगभग 3 दिन गुजर गए थे और अभी तक घर में चोरी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। होश तो मेरे तब उड़े थे जब मैं कॉलेज से घर गई और घर में कोई भी नहीं था। घर में ताला लगा हुआ था। यह देखकर मैं दंग रह गई थी। फिर मुझे हमारी पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से सब लोग अस्पताल गए हुए हैं। सबने कहा है कि जब तुम कॉलेज से वापस आ जाओ तो तुम्हें यह खबर दे दी जाए। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दिया था। मेरा मोबाइल टूट गया था। ये बात तो मैंने घर में बता दी थी कि मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। यही वजह थी कि वह लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सके थे और मैं रिक्शा में बैठकर जल्दी से अस्पताल चली गई थी। वहां जाकर देखा तो मेरी मम्मी फूट फूट कर रो रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि अचानक पापा को हार्ट अटैक आया था। घर के सारे ही लोग अस्पताल में मौजूद थे। 2 दिन मैं अपने पापा के पास अस्पताल में रही थी और बाकी के सब लोगों का ध्यान भी पापा की तरफ था। 2 दिन बाद जब पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया तो अगले ही दिन मेरा एग्जाम था। मैं एग्जाम देने के लिए चली गई थी। मैं एग्जाम तो दे रही थी, मगर मेरा ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। मेरे घर वाले भी मेरे इस तरह खामोश रहने से शक में आ गए थे। धीरे धीरे मेरे पापा की तबीयत ठीक होने लगी थी तो एक दिन हमारे घर में भाभी ने शोर मचा दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई, सारा सामान तिजोरी से गायब हो गया। भाभी चिल्लाती हुई जब बाहर आई तो उनसे पूरी बात पूछी गई। भाभी ने बताया कि तिजोरी में कुछ भी नहीं है, ना जेवर है और ना ही पैसे। भाभी को तिजोरी से अपना कुछ सामान निकालना था। यह सब बाकी सारे घर वालों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे, लेकिन इस दौरान मेरे पसीने छूटने लगे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको क्या जवाब दूं। कहीं सबको यह ना लगे कि मैं यह सब जानती हूं। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह कब और कैसे हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था और पापा की तबीयत की वजह से किसी का भी ध्यान तिजोरी पर नहीं गया था। और अब जब सबको पता चल गया था तो घर में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। मम्मी और भाइयों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उन लोगों का जेवर जा चुका था, जबकि मेरे पापा पहले से ही बीमार थे। यह खबर सुनकर वह और ज्यादा सदमे में आ गए थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि यह सब कुछ कैसे हुआ और कब हुआ। मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी इज्जत की खातिर खामोश रहना पड़ गया था। मैं जानती थी कि इस बारे में अगर किसी को पता चला तो मुझे अपने बारे में भी उन लोगों को बताना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। भैया तो पुलिस को बुलाने को कह रहे थे, लेकिन पापा ने उनसे मना किया था। उनका कहना था कि जो हुआ सो हुआ, हम लोगों को भी तो नहीं पता ना कि ये सब कुछ कब और कैसे हुआ। हम पुलिस को क्या जवाब देंगे, जो चला गया है उसे जाने दो। वैसे भी पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करेगी। आज तक ना जाने कितने लोगों के घरों में लाखों की चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस ने कभी कुछ नहीं किया तो फिर हमारी मदद पुलिस कैसे कर सकती है। इस तरह यह बात दब गई थी। मगर जब मुझसे भी सवाल किए गए कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, तो मैंने सबसे यही कहा था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती कि घर में चोरी कब हो गई। मैंने सबको अपनी बातों से गुमराह किया। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम पापा को लेकर अस्पताल गए थे तब घर भी बिल्कुल अकेला था। उस दौरान भी तो यह सब कुछ हो सकता है। फिलहाल जैसे तैसे यह वाला मैटर बंद हो गया था। मेरे घर वालों को चोरी का बहुत बड़ा झटका लगा था और लगभग सभी लोगों को बड़े नुकसान से गुजरना पड़ा था। मैं अभी भी बहुत परेशान थी और कॉलेज में एक तरफ बैठ जाती थी। बस सोचती रहती थी कि क्या करूं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एग्जाम्स खत्म होने के कुछ महीनों बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया था, जिसमें मेरी बस ठीक ठाक ही परसेंटेज आई थी, मगर मैं पास हो गई थी।
यहाँ तो भगवान ने मेरी इज्जत बचा ली थी। एक दिन मैं कॉलेज के कैंपस में बैठी हुई थी, जब मेरे कॉलेज का एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। वह मेरी फ्रेंड अमृता का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने जब मुझे इस तरह उदास देखा तो मेरी परेशानी की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वह कहने लगा, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, तुम बहुत परेशान रहती हो। मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं, मगर तुम्हारी परेशानी की वजह से कुछ कह ही नहीं सका। वो मुझसे और भी बात करना चाहता था, मगर मैं उसके पास से उठकर आ गई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन फिर से मैं कॉलेज गई तो उसने मेरा वही बिहेवियर देखा था। इस लड़के का नाम रोहन था। रोहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश कर चुका था, मगर मैं उसकी कोई बात ही नहीं सुनती थी। एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान थी, दूसरी बात यह कि मैं उससे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन तो रोहन ने हद ही पार कर दी थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं हर बार उसकी बात सुने बिना ही उसके करीब से हट जाती थी, लेकिन इस बार उसने अपनी बात सुनाने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया था ताकि मैं उसके करीब से हटकर ना चली जाऊं। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्योंकि मेरी आत्मा पर पहले ही काफी जख्म लगे हुए थे। मेरे दिमाग में भी वही पुरानी बात चलती रहती थी, इसीलिए मेरा हाथ रोहन पर उठ गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया था। कॉलेज के काफी सारे लोगों ने यह तमाशा देखा था। रोहन बार बार मुझसे यही कह रहा था कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उस दिन भी मैं वहां से चली गई थी। 2-3 दिन तक तो मैं कॉलेज नहीं गई थी। मेरे हरे की हंसी तो जैसे गायब हो गई थी। मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान थे, मगर मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। सबको यही लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई की वजह से परेशान रहती हूं, मगर कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मुझ पर दिल ही दिल में क्या बीती है। मैं अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकती थी। 3-4 दिन बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा सी रोहन मेरे इंतजार में खड़ा हुआ है। उसे देखकर मुझे रियलाइज कर दी थी, इसलिए मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं जैसे ही उसकी तरफ गई तो वह खुद ही बार बार मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, यहाँ तक कि वह मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। मैं जानता हूं कि तुम किसी बात से डिस्टर्ब हो, मगर एक बार मेरी बात तो सुन लो। वह कहने लगा कि मुझसे गलती हुई थी कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था और तुमने बदले में मुझे थप्पड़ मारकर मेरे किए की सज़ा दे दी। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं तुमसे मोह मोहब्बत करता हूं। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूं। रोहन की बात सुनकर मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वह करोगे और मैं खामोशी से सुनती रहूंगी। मैं यह बात कहकर एक तरफ को बैठकर रोने लगी थी, जब रोहन मुझे समझाने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे कर रहा हूं। मैं कोई गलत लड़का नहीं हूं। मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज सकता हूं। कई दिनों तक तो मैंने रोहन की बात नहीं मानी थी, लेकिन जब मैं भी रोहन की बातों से तंग आ गई थी तो फिर मुझे उसकी बात पर यकीन करना पड़ गया था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया था कि रोहन तुमसे प्यार करता है, तुम्हें उसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। उस जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ मोहब्बत का खेल खेलने के बजाय डायरेक्टली तुम्हें शादी का ऑफर कर रहा है। मुझे अपने दोस्तों की बात ठीक लगी थी। मैंने अपना मोबाइल भी ठीक करवा लिया था। अब मेरी बात रोहन से होने लगी थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं बहुत परेशान रहती थी। रोहन मुझसे मेरे घर रिश्ता भेजने के लिए कह रहा था। अपने दोस्तों के कहने पर मैंने रोहन का प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लिया था। उसके साथ मेरे फ़ोन पर बात भी होने लगी थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं परेशान थी। उसके कहने पर मैं उससे बात कर लिया करती थी, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा डर रहता था।
मैंने अभी रोहन को रिश्ता भेजने के लिए मना किया हुआ था। धीरे धीरे रोहन से मेरी जान पहचान बढ़ गई थी। रोहन मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता था, तो पुरानी वाली बात से मेरा ध्यान हटने लगा था और मैं धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। मगर फिर एक दिन मेरा ध्यान इस बात पर चला गया कि मैंने यह बात अपने घर वालों से तो छुपा ली है। मेरी शादी रोहन के साथ हो गई तो मैं उसे कैसे छुपा सकूंगी, जबकि रोहन से ही नहीं मेरी शादी कहीं भी होगी। शादी के बाद उसे फौरन ही पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो चुका है, और फिर मेरा पति मुझे जल्द ही डाइवोर्स देकर घर से निकाल देगा। जब यह बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोच लिया था कि मुझे रोहन से शादी नहीं करनी चाहिए। रोहन बार बार मुझसे मेरे घर रिश्ता भेजने के लिए कह रहा था और मैं बार बार उसे टाल रही थी। रोहन जब भी मुझसे अपने पेरेंट्स को घर भेजने की बात करता तो मैं उससे कभी कोई बहाना कर देती तो कभी कोई बहाना कर देती थी। लेकिन फिर एक दिन रोहन मुझसे इस बात पर बहुत झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है। तुमने तो शुरू से लेकर अब तक मेरी मोहब्बत की कदर जानी ही नहीं। तुम लड़कियां उन्हीं लड़कों से ठीक रहती हो जो तुमसे मोहब्बत करने के बाद तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें पवित्र बंधन में बांधना चाहता हूं। मैंने रोहन को बहुत समझाने की कोशिश की। अब मैं उसे क्या बौनिए बताती कि मैं तो पवित्र ही नहीं रही। कभी मैं उसे अपने पापा की बीमारी का बहाना ले दिया करती थी, तो कभी मैंने उससे कहा था कि मेरे पापा का भी मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मगर रोहन ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मैं भी धीरे धीरे रोहन को चाहने लगी थी, क्योंकि हम दोनों को बात करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था और वह इतना अच्छा था कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी थी। मुझे उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए फ़ोन करके मैंने उसे कह दिया था कि तुम मेरे घर रिश्ता भेज सकते हो। मुझे डर था तो सिर्फ इसी बात का था कि रोहन के सामने मेरा राज खुलकर आ जाएगा। कोई भी लड़का ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसका कुंवारापन खत्म हो गया हो, जिस बदनामी का मुझे शुरू से ही डर था। मुझे लग रहा था कि शादी के बाद वह बदनामी मेरे लिए जरूर सच हो जाएगी। रोहन मेरे घर अपने पेरेंट्स को लेकर आ गया था। मेरे घर वालों को भी रोहन बहुत पसंद आया था। वह एक अच्छी फैमिली से था और उसने अपने पापा के ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। इस तरह हम दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया था। हम दोनों के रिश्ते में भी कोई रुकावट नहीं आई थी। रोहन के मम्मी पापा ने 2 महीने बाद ही हम दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया था। इतनी जल्दी हम दोनों की शादी की खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोहन को जल्दी शादी करने से भी कई बार मना किया था। कई बार तो मैंने उससे यह भी कहा था कि मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, मगर वह तो मेरी हर बात पर राजी था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और की हो जाओ। और जब दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ उनकी शादी हो जाए। रोहन मुझसे धीरे धीरे नाराज रहने लगा था। रोहन की नाराजगी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अब मुझे शादी करनी पड़ गई थी। मगर शादी वाले दिन में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे घर वाले मेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। आखिरकार मैं इस घर की इकलौती बेटी थी, लेकिन रोहन के पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स से कह दिया था कि उन्हें उनकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर अब मेरे घर वालों की कंडीशन भी ऐसी नहीं रही थी कि वह मेरी शादी धूमधाम से कर सकते। भाभियों को तो बहुत अफसोस हुआ था उनके जेवर चोरी हो जाने का, मगर मुझे जेवर और पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत लुट जाने का दुख था। और आज शादी वाले दिन यह दुख मुझे सबसे ज्यादा हो रहा था। मैं बहुत रो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि रोहन मेरी इस कमी की वजह से मुझसे दूर चला जाए। यह राज जो मैंने आज तक सबसे छुपाकर रखा हुआ था, मैं इसे राज ही रहने देना चाहती थी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था? रोहन मुझ पर जान छिड़क था, तभी तो मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वह भी मेरे बारे में सोचता था कि उसने कैसी लड़की से मोहब्बत कर ली है, मगर वह दिल के हाथों मजबूर था। मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी
और खामोशी से रोते धोते मेरी शादी रोहन के साथ हो गई थी। मुझे रोहन की दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बिठा दिया गया था और अब वह होना था जिसके बारे में सोच सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं रोहन से दूरी बर्दा नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी दुल्हन बनने के बाद मैं जल्दी ही उससे अलग हो जाऊं, क्योंकि मैं तो उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहती थी। रोहन मेरे कमरे में आया तो वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने उसे एक झटके से दूर कर दिया। मैंने रोहन से कहा, रोहन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर रोहन कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? परिधि शादी होने के बाद तो लड़कियां अपने पति से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड होने होती हैं, और तुम चाहती हो कि तुम हमारी इस रंगीन रात को इस तरह सोकर बर्बाद कर दो। आज का दिन हम दोनों की जिंदगी के लिए बहुत स्पेशल दिन है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे अपनी इस रात को रंगीन नहीं बनाना। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, कहाँ जा रही हो? नई नवेली दुल्हन इस समय अपने कमरे में होती है, कमरे के बाहर नहीं। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो रोहन, यह तो मेरे साथ क्या बदतमीजी कर रहे हो रोहन। कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाती हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम्हें मुझे पहले ही इस बारे में बता देना चाहिए था, और यह भी बता देना था कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। मगर तुम तो शादी को टालते रही। आखिर तुम कैसी लड़की हो? तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम जैसे ही लड़कियां धोखा देने के लायक होती। हाँ, तुम लोगों को तो इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहिए। मैंने बहुत गलत किया जो तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया। आज तुम मुझे मेरा हक नहीं दे रही हो। तुम नहीं जानती कि इस दिन के लिए मैंने कितने सपने देखे थे, मगर मुझे नहीं पता था कि इस शादी की पहली रात ही तुम अपना असल रूप दिखा दोगी। रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रोहन की सारी बातें मैं खड़े होकर सुन रही थी। रोहन मुझसे मेरी बातों का जवाब मांग रहा था। बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस सब की वजह क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने रोहन की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया तो उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहने लगा कि बताओ, मेरे अंदर क्या कमी है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मेरे साथ यह रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हें अभी डिवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। तुम्हें मेरी कसम है। परिधि, बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जो तुम चाहो वो करना, क्योंकि मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं तो समझता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं होती तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। बताओ, आखिर क्या बात है? मैं रोहन की बातें सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगी थी तो रोहन मुझे घूरते हुए देखने लगा। मैं रोहन के पैरों में गिर गई और उसके पैर पकड़कर कहने लगी कि प्लीज रोहन, मुझे मत छोड़ना। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तुम नहीं जानते कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज है जिसने मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारे सामने जता नहीं सकती। रोहन कहने लगा, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें प्यार जताने के लिए रोका हुआ है? बताओ मुझे। मैंने रोहन से कहा, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी बात सुनने के बाद तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, और ना ही तुम मुझे डिवोर्स दोगे, क्योंकि मैं यह रिश्ता गलतफहमियां में नहीं गुजार सकती। रोहन ने मुझसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि जो भी बात होगी वह हम दोनों मिलकर और तसल्ली से सॉल्व करेंगे। रोहन ने पहले तो मुझे बिस्तर पर सुकून से बैठने के लिए कहा और फिर वह मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला था। उसने कहा कि बताओ, मुझे क्या बात है? रोहन ने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। फिर मैंने रोहन को पूरी बात बता दी कि किस तरह मैं घर में अकेली थी और वह लड़का घर के अंदर घुस आया था, और घर के अंदर घुसने के बाद उसने मेरी इज्जत खराब की और वह सारा सामान और पैसे चोरी करके भी चला गया था, बदनामी के डर से। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई।
फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गुस्से से भरी हुई लड़की हूं। हाँ, मगर इस बात ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था कि शादी से पहले ही मेरा कुंवारापन खत्म हो गया। यह बात कोई भी नहीं जानता। यही वजह है कि मैं शादी करने के लिए तुम्हें बार बार टाल रही थी। मोहब्बत तो मैं तुमसे कर बैठी, मगर मैंने यह नहीं सोचा कि शादी के बाद जब तुम्हें यह बात पता चले कि मैं कुंवारी नहीं हूं, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे, मुझे छोड़ दोगे, और फिर इस तरह मेरी इज्जत की धज्जियां सब लोगों के सामने उड़ जाएंगी। जो राज मैंने अपनी बदनामी के डर से छुपाकर रखा हुआ था, वह शादी के बाद तुम्हारी वजह से सबके सामने खुलकर आ जाएगा। क्योंकि हर लड़के को किरदार की साफ लड़की की तमन्ना होती है। मैंने रोहन के सामने हाथ जोड़े और कहा कि रोहन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं खुद उस हादसे के बाद से डिप्रेशन में चली गई, और फिर यह बात किसी को ना बताने की वजह से अंदर ही अंदर मैं ना जाने कब से घुट रही हूं। आज मैंने यह बात तुम्हें बताई है तो मेरा दिल हल्का हो गया, मगर तुम प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैं शादी के बाद जल्द ही तलाकशुदा नहीं होना चाहती। पहले तो मेरी सारी बात गौर से रोहन सुनता रहा, लेकिन जब मेरी बात पूरी हो गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी, तो उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मोहब्बत खोखली है? तुमने मुझे जो भी बताया यकीनन वह सच ही होगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की परेशानी और तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम सच बोल रही हो। कोई भी लड़की इतनी गहरी बात ऐसे ही नहीं कहेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम पर यकीन रखना भी जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे दिल से इस खौफ को निकाल कर रहूंगा कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अगर यही बात थी तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। तुम्हें इस तरह डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिन्हें शरीर की हवस हो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी फीलिंग लेस करता हूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि हमारी आने वाली जिंदगी सच के पहलू से ही शुरू होनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा यह राज सारी जिंदगी राज ही रहेगा, और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम उस हादसे को भूल जाओगी। अब मैं तुम्हारा पति हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम मुझे हासिल हो गई हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोहन की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि खुशी के आंसू मेरी आंखों में थे। रोहन सच में बहुत अच्छा लड़का था, और फिर उसने इसी तरह से मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजार दी और अपने वादे को पूरा किया। मेरा यह राज आज भी राज है। मेरे पति ने राज ही रखा हुआ है। इस बात को लेकर कभी मेरे पति ने किसी तरह की कोई बात नहीं कही, और वह आज भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि मैं यह बात भी भूल जाऊं। मगर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत होगा। उसे मेरा भगवान सजा जरूर देगा, क्योंकि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो इंसान कर तो लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उसको उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, मगर उसे यह दुनिया वाले सजा नहीं बल्कि ऊपर वाला सजा देता है। मैं तो अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया वो खुश नहीं रहेगा। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।